मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके बीच राजनीतिक बतकही करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, किसी विशेष बड़े मुद्दे के लिए नहीं उपस्थित हूं। और इस बतकही के दौरान मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा और कृपया यदि संभव हो पाए तो आप उसके उत्तर को देने की चेष्टा करिएगा। यदि नहीं भी दे पाए या ना देने का मन हो तो एक बार चिंतन जरूर करिएगा। तो सबसे पहली चीज, इस बतकही की शुरुआत करने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका कारण है आज सुबह का अखबार। जैसे ही आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें बहन मायावती जी की टिप्पणी आई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और सपा के ऊपर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण का आरोप लगाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है या हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके लिए इस्लामिक कट्टरपंथ जिम्मेदार है और साथ ही साथ वहां पर ओबीसी और दलितों का शोषण अधिक हो रहा है। इसको सपा और कांग्रेस क्यों नहीं उठा रहे हैं? सपा और कांग्रेस संभल मुद्दे को क्यों बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके लिए जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं या फिर वे मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण कर रहे हैं? इसके बाद से ही मेरे मन में यह विचार उभर के सामने आया कि क्या मायावती के राजनीतिक कैरियर का अंत हो चुका है या फिर वह एक नई दिशा में जाने का प्रयास कर रही हैं। फिलहाल यह मुद्दा कोई बहुत बड़ा चर्चा का विषय नहीं है। मैं स्टार्ट करता हूं अपने राजनीतिक बतकही पर। तो मेरा आपसे एक सीधा सा प्रश्न है कि आप भारत के संविधान को साध्य के रूप में देखते हैं या फिर साधन के रूप में? यदि आप भारत के संविधान को साध्य के रूप में देखते हैं तो निश्चित तौर पर संवैधानिक मूल्य आपके लिए सर्वोच्च होंगे, ना कि आपके मजहबी और पांथिक मूल्य। और यदि आप भारत के संविधान को अपने मजहबी या पांथिक मूल्यों के संरक्षण के एक तत्व के रूप में देखते हैं तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं घातक है। और ऐसी स्थिति में भारत के हिंदू राष्ट्र की जो मांग करने वाले लोग हैं, किसी भी रूप में गलत नहीं है। यदि आप सेकुलर हैं, यदि आप भारत को सेकुलर राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हो तो यह प्रश्न मेरा खुद से भी है। आप सभी जानते हैं कि मैं हिंदू चरमपंथी तत्वों से हमेशा से ही दूर रहा हूं और मेरी अंबेडकर के संविधान में या भारत के संविधान में बड़ी आस्था है। वहीं पर दलित चिंतकों को भी भारत के संविधान में बड़ी आस्था है, वे भारत के संविधान को मानते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो अल्पसंख्यक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, चाहे वे हाईकोर्ट के वकील हों या फिर किसी विश्वविद्यालय के लॉ के प्रोफेसर या पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स, ये सभी के सभी भारत के संविधान में आस्था होने का दावा करते हैं। विशेषकर वह जो भारत में सेकुलरिज्म का गुणगान गाते हैं और किसी भी रूप में बीजेपी की नीतियों, ऐसी नीतियों का विरोध करते हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम स्कॉलर्स भी होते हैं। अब इस बात को मैं उठा क्यों रहा हूं? तो चलिए हम इसका उत्तर ढूंढते हैं अपने बतकही के कुछ शब्दों में। मेरा और आपका, हम सभी का अपने जीवन में दो प्रकार के रिश्तों से सामना होता है, एक अनौपचारिक और दूसरे औपचारिक। औपचारिक रिश्ते प्रायः अर्थहित से आधारित होते हैं, ऑफिशियल लाइफ से जुड़े होते हैं। वहीं जब अनौपचारिक संबंधों की बात करूंगा तो या बात करें तो वह निश्चल होते हैं या प्रायः हित मित्र आदि से जुड़े होते हैं, परिवार और रिश्तेदारों से जुड़े होते हैं। और दोनों ही रिश्तों में हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। फॉर्मल रिश्ते में हम संतुलन तो बना लेते हैं, लेकिन जब 6 और 8 घंटे के कार्य करके लौटते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या फिर शाम के समय अपने परिवार और रिश्तों और मित्रों के बीच जाते हैं, तो ऐसे राजनीतिक मुद्दे हमारे जेहन में जरूर उठते हैं और हमारे आम बोलचाल में जरूर दिखाई देते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो मुझ जैसे लोग या मुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति और राजनीतिक चिंतन के जो दलित चिंतक हैं, ये सभी भारत में सेकुलरिज्म का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को साध्य के रूप में देखते हैं। अब मुस्लिम चिंतक भी है या हमारे मुस्लिम मित्र भी हैं, चाहे वो हाईकोर्ट में वकील हो या प्रशासन में हो, यहां तक मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, या फिर मेरे विद्यार्थी जो कि प्रशासनिक सेवा में हैं, ये विद्यार्थी भी शायद सेकुलरिज्म और भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते होंगे। विशेषकर मैं मुस्लिम छात्रों की बात कर रहा हूं या मित्रों की बात कर रहा हूं। तो अब प्रश्न है कि ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या मुस्लिम विद्वान भारत के संविधान को साध्य के रूप में भारत के संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना चाहते हैं या फिर उसे एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जिससे कि वे अपने इस्लामिक मूल्यों को यहां पर स्थापित कर सके और यहां के हिंदुओं का भी भविष्य में वही हश्र हो जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ, जो कि किसी दौर में भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे।
आप सभी मित्र मुझे बहुत बारीकी से जानते हैं कि मैं किसी भी रूप में हिंदू कट्टरपंथ का समर्थन नहीं करता हूं, भारत के संविधान को साध्य के रूप में देखता हूं। फिर भी मेरा यह प्रश्न आपसे है, विशेषकर मुस्लिम विद्वानों से। अब देखें, जब हम मुस्लिम विद्वानों की बात करते हैं तो इनमें ज्यादातर विद्वान आपको भारत के संविधान को साधन के रूप में मान्यता देते हुए दिखेंगे। सेक्युलरिज्म का इसलिए समर्थन नहीं करते हैं कि यह भारत के संविधान और अंबेडकर को सर्वोच्च मानते हैं, उस संवैधानिक मूल्यों को सर्वोच्च मानते हैं। आप चाहें तो मेरी बातों से ताल्लुक रख सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं, किंतु आप अपने आसपास इस्लामिक जो लॉबी है उससे जाकर के पूछिएगा कि क्या वह संविधान और अंबेडकर में आस्था रखने के कारण बीजेपी का विरोध कर रही है, या फिर संविधान और अंबेडकर का इसलिए समर्थन कर रही है कि उससे कि इस्लामिक मूल्यों को स्थापित किया जा सके भारत में भी। शायद हो सकता है कि कुछ विद्वान यह सेक्युलरिज्म का समर्थन करते हुए नजर आए। फिर उनसे आप एक प्रश्न पूछिएगा, अपने उन मित्रों से, चाहे वो हाईकोर्ट में वकील हो, चाहे किसी प्रशासनिक सेवा में हो, या फिर किसी राजनीति विज्ञान के विभाग से जुड़े हुए हो, या फिर अन्य विद्वान हो, पत्रकार हो। आप उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछिएगा कि यदि कुरान के मूल्यों में और भारत के संविधान के मूल्यों में, उनके कुरान के एथिक्स में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स में अगर टकराव उत्पन्न हो रहा है तो वे कुरान को सर्वोच्च स्थान देंगे या भारत के संविधान को। तो ऐसी स्थिति में आपके प्रश्न का उत्तर हूबहू या आप स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति यह कह ही नहीं सकता है कि भारत का संविधान कुरान से ऊपर है। जब वह भारत के संविधान को अपने कुरानी मूल्यों से ऊपर नहीं मान सकता है तो ऐसी परिस्थिति में वह भारत के संविधान और उसके मौलिक अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करके केवल अपने कल्चरल इंटरेस्ट को फुलफिल करने का प्रयास कर रहा है। संविधान के प्रति उसकी कोई आस्था नहीं है, संविधान को वह किसी भी रूप में साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। बस यही बात मायावती जी के जेहन में भी गूंजी होगी। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपने इस्लामिक चिंतक फैजान मुस्तफा का तो नाम सुना ही होगा, जो कि नलसल विश्वविद्यालय का प्रोफेसर रहे हैं, या फिर आगे चल करके पटना में किसी लॉ यूनिवर्सिटी या लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। आप जब भी देखेंगे तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल्स और इसका व्याख्या करते हुए मिल जाएंगे। और बहुत से सेकुलर जो प्रोफेसर हैं मेरे जैसे, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे खुद को इससे जरा अलग कर रहा हूं, या बहुत से दलित चिंतक हैं, वो फैजान मुस्तफा का गुणगान करते हुए मिल जाएंगे। हाईकोर्ट के वकील भी, जजेस भी और सीनियर प्रशासन भी। लेकिन आप जैसा गौर फरमाइएगा फैजान मुस्तफा या इस तरीके के लॉ के प्रोफेसर के स्टेटमेंट्स को, आप देखेंगे कि ये संवैधानिक मूल्यों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 के मूल्यों का, विशेषकर मैं जब मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूं, उसका ये समर्थन करते हुए नजर आते हैं और 14 और 21 के ऊपर प्राथमिकता देते हुए नजर आएंगे। वहीं दलित चिंतक, दलित लॉयर्स या नवनाथ मिश्रा जैसे लोग अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 को महत्व देते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये इस्लामिक चिंतक फंडामेंटल राइट्स के सहारा लेते हुए ये इस्लामिक रीतियों और कुरीतियों को स्थापित करने का समर्थन करेंगे। यदि बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर उन कुरीतियों पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है, तो चाहे यह मुद्दा हो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, ये दोनों का इसलिए विरोध कर रहे होते हैं क्योंकि इससे मुस्लिमों के जो कल्चरल राइट्स हैं या रीतियां हो या कुरीतियां हो, उन पे प्रहार हो रहा होता है। वह इसलिए भारत के संविधान का समर्थन करते हुए नजर नहीं आते हैं कि वे भारत के संविधान को साध्य के रूप में या एंड के रूप में देखते हैं। ये मैंने बहुत से मित्रों को देखा। आज ही की घटना है, मॉर्निंग वॉक के दौरान मेरे एक मित्र मिले, मित्र तो नहीं कह सकते हैं, परिचित मिले। वो बड़ा ही सरकार का विरोध करते, मैं खुद बीजेपी का विरोधी हूं, मेरे विरोध को देखते हुए वे भी विरोध करते हुए नजर आए और शायद 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहां तक मैंने उनसे पूछा और उत्तर मिला, तो मैंने फिर उनसे जानना चाहा कि आप बता सकते हैं क्या कि भारत का संविधान आपके लिए सर्वोच्च है या कुरान? यदि दोनों के मूल्यों में टकराव उत्पन्न होगा तो आप किसका समर्थन करेंगे? वह इस प्रश्न का गोलमोल उत्तर देते हुए नजर आया। हाँ, खैर इतना स्पष्ट और कर दिया कि शायद कोई भी मुसलमान हो वह किसी भी रूप में यह नहीं कह सकता है कि वह कुरान उसका संविधान से भारत के नीचे हो। यह प्रश्न एक घटना के तौर पर मान सकते हैं या मेरी काल्पनिक कहानी मान सकते हैं। हालांकि मैं काल्पनिक कहानियां किस रूप में सुनाता हूं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो मेरे मित्रगण हैं। यही स्थिति मेरे विद्यार्थियों के साथ भी मुझे देखने को मिलता है। ज्यादातर विद्यार्थी 22 से लेकर 30-35 के बीच के होते हैं। मैंने एक दिन लॉ और पॉलिटिक्स के बीच का रिलेशन पढ़ा रहा था। ये एक दिन की घटना नहीं है, इस तरीके की लगातार घटनाएं मुझे देखने को मिलती है जब भी मैं लॉ एंड पॉलिटिक्स इंटर रिलेशन को पढ़ाता हूं। तो
जब भी मैं विद्यार्थियों से पूछता हूं कि यदि आपके रिलीजियस ग्रंथ और भारत के संविधान दोनों के मूल्यों, वैल्यूज और एथिक्स में टकराव उत्पन्न होता है, तो आप किसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं? तो 60 to 70% हिंदू विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे या कहते हुए कि नहीं, संवैधानिक मूल्य श्रेष्ठ हैं या संविधान श्रेष्ठ है। वहीं जब मैं मुस्लिम विद्यार्थियों की बात करूं तो शायद ही कोई लड़का होगा जो यह कहता हुआ नजर आए कि संविधान और उसके मूल्य कुरान और उसके मूल्यों के टकराव होने की स्थिति में श्रेष्ठ हैं या मेरा कुरान और उसके मूल्य गलत हैं। कोई भी कहता हुआ शायद नजर नहीं आया है मेरे इतने साल के अनुभव की मैं आपकी बात करूं तो। मूर्ख व्यक्ति हूं मैं। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। या फिर कोई जवाब दे भी रहा है तो बड़ा गोलमोल सा उत्तर देता हुआ विद्यार्थी नजर, सर क्या आप अजीबोगरीब बात कर रहे हैं सर, वो कुरान कहां है और संविधान कहां है? कुरान इस्लाम का ग्रंथ है, संविधान भारत का ग्रंथ है, तो नागरिकों के रूप में हमें प्राप्त है। ऐसे ऐसे करते हुए वे आंसर को बचाने की कोशिश करता है। और मेरा सीधा सा प्रश्न होता है कि यदि इस्लामिक मूल्य और कुरानियन मूल्यों में और भारत के संवैधानिक मूल्यों में टकराव हो तो वह किसका समर्थन करते हुए नजर आते हैं? यही प्रश्न आप जाकर के पूछिएगा। यदि आप हाईकोर्ट के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं या जज हैं या प्रशासक हैं, तो आप अपने इस्लामिक मित्रों से जो कि सेकुलरिज्म का समर्थन करते हैं, भारत के संविधान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनसे जैसा एक बार यह तुलनात्मक प्रश्न पूछने का प्रयास करिएगा। आपको खुद पता चल जाएगा वास्तविकता कि उसकी संविधान पे कितनी आस्था है। अगर वह संविधान को साधन के रूप में स्वीकार कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भारत के संविधान को तब तक स्वीकार करेगा जब तक कि उसे इस्लामिक मूल्य यहां पर स्थापित होते हैं। वहीं अगर कोई हिंदू विरोध कर रहा है भारत के संविधान का इसी भाव को लेकर के, तो उसका विरोध करना गलत नहीं है, क्योंकि उसके धार्मिक मूल्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो वह हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। किंतु अगर इस्लामिक स्कॉलर यह कहता हुआ मिल जाए कि संविधान ही मेरे लिए साध्य है, कुरानियन मूल्य सेकेंडरी है, तो ऐसी स्थिति में भारत को सेकुलर राष्ट्र होना जायज है। और खासकर मुझे इस्लामिक चिंतकों से भी या इस्लामिक मित्रों से भी जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आपके लिए संविधान साधन है इस्लामिक मूल्यों की रक्षा के लिए और कुरान साध्य है, तो फिर इस रूप में भूल जाइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग करना गलत है। यह निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना जायज है, क्योंकि कल भविष्य में जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन नजर आएगा। और मैं तो कई सालों से कहता रहा हूं, और कभी कभी तो इंटरनल सिक्योरिटी जब आंतरिक सुरक्षा की क्लासेस होती हैं तो उसमें बताता भी रहा हूं कि कई विद्वान इससे ताल्लुक रखते हैं कि जब मुस्लिम किसी भी देश में 5% होता है तो उसके लिए सेकुलरिज्म की परिभाषा अलग होती है या डेमोक्रेसी की परिभाषा अलग होती है। या मैं डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं, सेकुलरिज्म गलती से निकल गया। तो जब किसी देश में मुस्लिम आबादी 5% या इससे नीचे होती है तब वह चाहता है कि उस देश को सेकुलर कानूनों से डील करने के लिए व्यवस्था बनाई जाए, या वह राष्ट्र सेकुलर होना चाहिए और सभी उसी सेकुलर कानून से डील हो। लेकिन जैसे ही किसी देश में मुस्लिम जनसंख्या 15% या इससे ऊपर हो जाती है तो उसके इंटेलेक्चुअल्स की मांग होती है कि या तो इस राष्ट्र में सेकुलर कानून हो और साथ ही साथ इस्लामिक के लिए अपना एक पर्सनल लॉ दिया जाए। यानी कि यदि बहुमत अंबेडकर को पसंद करता है या लेनिन को पसंद करता है तो वह बहुमत लेनिन या अंबेडकर के संविधान से शासित हो। और मुझे अगर अल्पसंख्यक के रूप में मुझे मोहम्मद की एथिक्स पसंद है या मोहम्मद साहब की एथिक्स पसंद है तो मैं कुरानियन एथिक्स से ही डील करूंगा, मेरा अपना कल्चर है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो वहां वो पर्सनल लॉ की बात करना चालू कर देता है। तब डेमोक्रेसी क्या होती है कि तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को श्रेष्ठ मानते हो तो उसके अनुसार चलो, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को श्रेष्ठ मानता हूं तो उसके अनुसार चलूंगा। देखते रहिए 5% में क्या स्थिति थी, 15% में क्या स्थिति थी। और तब वह उस 15% वाले विचारों को ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो कहते हैं कि आपको जिस विचार में आस्था हो जनता उस विचार को माने, यही लोकतंत्र है। और 5% में क्या लोकतंत्र की परिभाषा थी कि सभी सेकुलर कानूनों से डील होनी चाहिए, यह लोकतंत्र है। लेकिन जैसे ही किसी देश में या किसी समाज में अगर इनकी जनसंख्या 35% के आसपास पहुंच जाती है और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, बहुमत में होते हैं, वहां पर यहां डेमोक्रेसी की परिभाषा चेंज हो जाती है। और इनकी मान्यताएं होती हैं कि अगर देश के दूसरे हिस्से में हिंदू बहुल्य है या ईसाई बहुल्य है या सिख बहुल्य है तो वे अंबेडकर के संविधान को मान रहे हैं, या दूसरे यूरोपियन देशों के रेस्पेक्ट में समझे तो रसिया में है तो लेनिन के संविधान को मान रहे हैं, तो चेचनिया में मेरा बहुमत है तो मैं कुरानियन एथिक्स को क्यों ना इस क्षेत्र में लागू कर दूं। जब तुम अंबेडकर के हिसाब से पूरे देश को चला रहे हो तो मेरे क्षेत्र में कुरानियन एथिक्स के हिसाब से देश चलेगा। इंडिया में जम्मू कश्मीर की स्थिति को आप देख सकते हैं, तो अल्पसंख्यकों पर भी वही थोपते हैं। और उनका क्लेम क्या होता है कि दूसरे देश में, भारत के दूसरे हिस्से में भी तो आखिर मुस्लिम अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं। तो जब वहां के माइनॉरिटी अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं तो यहां का माइनॉरिटी मोहम्मद साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों नहीं मान सकता। क्योंकि मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत को उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सीधे सीधे इस परिवेश से परिचित हैं।
अब यह होमलैंड की स्थिति पैदा कर देते हैं 35% की जनसंख्या पे, या हॉलो स्टेट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। चाहे वह कोई भी पॉपुलेशन हो, यहां पर चेचनिया देख सकते हैं रसिया का, और भारत में जम्मू कश्मीर देख सकते हैं। 15% की जनसंख्या में भारत और फ्रांस से ओवरऑल कंट्री को आप देख सकते हैं, और 5% के नीचे की जनसंख्या में जापान को, या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को। और जैसे ही इनकी पॉपुलेशन 51% हो जाती है, वैसे ही इनके लिए लोकतंत्र की परिभाषा होती है बहुमत का शासन। यानी कि जब आप बहुमत में थे तो आप अंबेडकर के संविधान को लागू किए हुए थे और हम माइनॉरिटी मान रहे थे, या लेनिन के संविधान को लागू किए थे और हम माइनॉरिटी मान रहे थे। तो अब हम बहुमत में हैं तो इस्लामिक रूल से देश चलेगा और आपको यह इस्लामिक कानून को मानना होगा, या फिर इस निंदा जैसे कानून निकल करके सामने आ जाएंगे। इसी स्थिति में चलकर के सूडान का बंटवारा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अंबेडकर और लेनिन का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, माओ का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब मोहम्मद साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, वह किसी भी रूप में सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहा जा सकता कुरानियन एथिक्स के भाव में, और इसके कई सारे आर्टिकल्स हैं जो मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहां से मुझे कोई रेडिकल हिंदू समझने की भूल मत करिएगा। मैं बहन मायावती जी की स्टेटमेंट के पीछे के भावों को बारीकी से समझ सकता हूं कि बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं वो दलित और ओबीसी समुदाय के लोग ही हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, वही मारे जा रहे हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि मैं किसी भी तरीके से हिंदू रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं करता। भारत पंथनिरपेक्ष राष्ट्र रहे, लेकिन जो पंथनिरपेक्ष विचारक हैं वह अपने शब्दों और भावों में इस